हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है और मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ और इससे पहले मैं आपको 5 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। आज हम प्रकरण 3 स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप फ्रेंड्स कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये आदिकाल में 4 प्रकरण हैं। आज हम तीसरा प्रकरण पढ़ेंगे। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राह दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी विलोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर-फार भी बहुत कुछ होता रहा। मतलब जैसे उन्होंने कोई बुक लिखी और उनके उत्तराधिकारी उनमें कुछ ना कुछ फेर-बदल कर देते थे। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा जा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहते रहने पड़ते थे। जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 704 के उपरांत, भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से आहृत हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी-कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी या ही मोल ली जाती थी। आपको फ्रेंड्स इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले भी पढ़ा होगा कि भई पहले जो राजा थे वो अपनी वीर के लिए कविता लिखवाया करते थे। उनके जो कवि उनके राजाश्रित कवि थे वो उनके बारे में शौर्य प्रदर्शन के बारे में उनके लिखा करते थे। इसलिए वो भी युद्ध किया करते थे ताकि उनके बारे में उनके कवि लिखे। बीच-बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई-भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनबी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट-मार के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं-कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था।
अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लौटकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब अना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार का बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अना सागर कहलाया। अब अभी देखिए, अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवाया जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त पर बिसलदेव अतः आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसलदेव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौर पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए हैं। हमीर रासो आपने पढ़ी होगी फ्रेंड्स, हमीर रासो के बारे में। ये हमीर देव के बारे में बताया गया कि सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज, ये हमीर देव कहाँ के थे? रणथंभौर के, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान का वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई। पाणित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह के उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, प्रधान रस वीर ही था, मतलब इसका जो आदिकाल का जो रस था वो ज्यादातर वीर काव्य था, वीर रस था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में था, श्रृंगार भी था लेकिन सबसे मेन इसका जो था रस था वो वीर था। सबसे मेन रस वीर था और श्रृंगार उसका सहायक था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख ना कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा नुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत की रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राह समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आला फ्रेंड्स उत्तरी भारत में गाया जाता है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसका या तो प्रत्यय मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं।
कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। खुमान रासो। अभी आप ये देखिए, देश भाषा जो ये आपका तीसरा प्रकरण चल रहा है, उसमें सबसे पहले क्या है, खुमान रासो। खुमान रासो जो है संवत 810 से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए। खुमान ने कितने युद्ध किए फ्रेंड? 24। और वीर संवत 869 से 893 तक राज्य किया। आपको फ्रेंड्स इतना तो पता ही होगा, संवत जो है और सन जो है उसमें 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर 57 वर्ष जोड़ लेते हैं तो संवत बन जाता है। आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। काल भोज बापा, खुमान मतट, भर्तृपट सिंह खुमान दूसरा हो गया, महायक खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भट्टपट के दूसरे हैं। उनका समय 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आप देखिए, खुमानों का जो समय है वो तरह से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो विक्रम संवत 810 से 865 और दूसरा 870 से 900 और तीसरा 965 से 990। अब्बासिया वंश का अल मामू विक्रम संवत 810 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अल मामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज की कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पीछे परिशिष्ट का। अब दूसरा है फ्रेंड्स बिसलदेव रासो। पहले था खुमान रासो, दूसरा बिसलदेव रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें जो है इनका ध्यान रखना। ये कम किस सन के हैं और ये नोट करते जाओ फ्रेंड्स। नरपति नाला कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का समकालीन था। नरपति नाला जो है वो कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम उनका क्या बिसलदेव का समकालीन था। मतलब विग्रहराज था, उनका नाम बिसलदेव था, तो उनके समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। अब आप देखिए, बिसलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नाला ने। आप किसका ठीक है, जैसे देखो 20 नर, 20 बिसलदेव, 20 देव, वो किसने? नरपति नाला ने लिखा है, जो वीर गीत के रूप में ग्रंथ में निर्माणकार यो दिया है। अब आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो मैं आप पढ़ने जा रही हूँ। 12 से बहोत्रा मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ भई, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर मतलब कि 72। द्वादशोत्तर मतलब कि 1212 है। 72 शब्द है बरहोत्तर, द्वादशोत्तर, सॉरी फ्रेंड्स, बार रिपीट हो गया।
का रूपांतर है। अतः 12 से बहोत्तरा का अर्थ द्वादश सोत्तर 12 से है, अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बधी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बिसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 में और 1220 के प्राप्त है। बिसल देव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। 4 खंड है बिसल देव रासों में, फ्रेंड्स नोट कर लो। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां पर एक वर्ष रहना। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और बिसल देव का उड़ीसा से लौटना है। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। कितने खंड थे फ्रेंड? 4 खंड। 4 खंड की कहानी पूरी हो गई। इसमें दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसल देव के बहुत पीछे की लिखी जानी पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले जाते हैं कि ये जो रामचंद्र शुक्ल है उनके इतिहास में उन्होंने कैसे लिखा है, मतलब अपना ये देश भाषा काल में क्या है, कितने खंड है, बिसल देव रासो है या कौन से ग्रंथ है। तो आप ये भी ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। अब हम ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। कौन सा काव्य है फ्रेंड्स? ये वर्णात्मक है, घटनात्मक नहीं है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं। पहली बिसल देव का विवाह होना और दूसरा उसका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। सॉरी फ्रेंड्स। अभी हमने चारों खंड पढ़ लेते। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बिसल देव के एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और इस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई, अब फ्रेंड्स ये देखिए कल्पना की जा रही है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे जननी गौरी तू जैसलमेर, गौरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ आचार्य, कवि कालिदास। बिसल देव विग्रह राज चतुर, बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हासी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनका वीर चरित्र का देव रचित ललित विग्रह राज नाटक में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नालह के इस बिसल देव ने, जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य व पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकई, अब इसकी भाषा देख लीजिए फ्रेंड्स, राजस्थानी है। सूखता है पाटन थी पाटन से,
भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से इस एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य का सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थानी हिंदी भाषा मिक्स होती है वो पिंगल कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी मिक्स भाषा वो पिंगल हो गई, हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विसलदेव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समानुसार बहुत कुछ फेर फार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर जोड़कर चिता चित में रणि रण में प्रापी जय प्राप्त हो या किया जाए, इन्हीं विधि इस विधि इसौ ऐसा बाल हो, इनकी जो भाषा है फ्रेंड्स उसके बारे में बताया गया है। बाला का इसी प्रकार नयर नगर को कहा गया है, पसाऊ प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द है। ये सब कौन से प्राकृत, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल फिर मिलेंगे और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ये चैनल आपके लिए है और आपकी सारी ज़रूरतें इसमें पूरी होगी। बस आपको ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी उससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको वीडियो को देख पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें से एक एक वर्ड पूरे ध्यान से सुनना है। ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर ले और बीच में कुछ छूट जाए इंपॉर्टेंट, ये आपका ही नुकसान होगा। इससे थोड़ा ध्यान से, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए मैं डेली के डेली डाल रही हूँ ताकि आपका डेली रिवीजन हो और आप इसको बार बार रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे आपको याद रहेगा, और ये आपने अगर नेट भी क्लियर कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आपको ये इंटरव्यू में भी काम आने वाला है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी। जहाँ भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जाएंगे इंटरव्यू देने, वहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, और जितना भी आप मटेरियल चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो सही है या नहीं है, आप तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या मैं क्या गलती कर रही हूँ आपको समझाने में। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताइए प्लीज़ सर, प्लीज़ स्टूडेंट, आप ये इस बात को समझिए। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, कल तक के लिए बाय, और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी समय।